हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिड डे मील क्लासेस में। आज ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी बहुत ही बेसिक टर्म्स की, जहाँ पर हमने समझा था संविधान क्या होता है, ठीक है, पॉलिटिक यानी राज व्यवस्था क्या होती है, और विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के रूप पढ़े थे हमने। तो आज के इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं कि संविधान का जो फ्रेमवर्क है, जो डिज़ाइन है, वो कैसा है। ठीक है, तो जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि जो संविधान है उसका फ्रेमवर्क यानी कि उसका फ्रेमवर्क, ठीक है, यानी कि वो कैसे कैसे बटा हुआ है, कैसे कैसे जो है बना हुआ है, उसकी बात करते हैं। यानी कि संविधान का स्वरूप कैसा है। ठीक है, संविधान का स्वरूप कैसा है। स्वरूप की बात को जब हम करते हैं तो सबसे पहले संविधान को भागों में बांटा गया है। किसमें? भाग में। ठीक है, भाग के बाद बात आती है हमारे अध्याय की। किसमें? अध्यायों में बांटा गया है। फिर उस भागों को और छोटा करने के लिए, जो बड़े बड़े भाग हैं उनको और छोटा करने के लिए अध्यायों में बांटा गया है। फिर अध्यायों के अंतर्गत आपको अनुच्छेद मिलेंगे, ठीक है, यानी कि आर्टिकल्स मिलेंगे। फिर उसके बाद अगले स्टेप पर आपको क्या मिलेंगे? अगर उस आर्टिकल को, उस अनुच्छेद को और छोटा किया गया तो उसको खंड मिलेंगे। और फिर खंडों को और छोटा करने के लिए, यदि वो बहुत बड़ी विस्तृत हैं, तो उसको उपखंड में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार से संसद का जो आपको सबसे पहले आपको फ्रेमवर्क नजर आता है कि सबसे पहले भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि वर्तमान संविधान में 25 है और मूल संविधान में कितने थे? मूल का मतलब होता है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो उसको हम मूल संविधान बोलते हैं। मूल का मतलब होता है सबसे पहले स्तर का, सबसे पहला शुरुआती। तो उसमें कितने कुल भाग थे? टोटल 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में कितने भाग हो गए हैं? टोटल 3 और जुड़ गए हैं, जिसका मतलब वर्तमान में टोटल 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, जब भी मूल का मतलब होता है, मूल संविधान की बात कर रहे हैं, तो मूल का मतलब यही होता है कि जिस दिन सबसे पहली बार लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसको मूल संविधान कहते हैं। ठीक है, अब वर्तमान में कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग। अध्याय, ठीक है, अध्याय का मतलब चैप्टर्स, ठीक है, चैप्टर्स। और अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स। और खंड का मतलब हो गया क्लॉज, ठीक है, और उपखंड, उपखंड का मतलब सब क्लॉज। ठीक है, इंग्लिश के भी कुछ वर्ड्स अगर हम साथ के साथ ध्यान रखते हैं तो उससे हमें याद करने में चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, तो संविधान का जो फ्रेमवर्क है कुछ ऐसा दिखाई देता है। सबसे पहले पार्ट्स यानी कि भाग, ठीक है, अध्याय। फिर उसके बाद जैसे अगर आपने कभी अपनी किताब देखी हो तो उसमें क्या है, पूरी बुक के अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। उन चैप्टर्स के भी अगर हम पहला चैप्टर खोले तो उसमें पॉइंट दिया रहता है 1.1, 1.2, 1.3, इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग टॉपिक्स को बांटा हुआ होता है, ताकि पढ़ने वाले को कंफ्यूजन भी ना हो और चीजें बहुत ही सरल रूप से चल पाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से संविधान को भी आसान बनाने के लिए, ठीक है, समझने के लिए और एक प्रकार की चीजों को एक जगह रख दिया गया। जैसे अगर हम बात करें तो जो संविधान का भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है ना। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो भाग 3 जब आप ओपन करेंगे तो उसमें सिर्फ मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान ही आपको मिलेंगे, ताकि आपको उसके लिए कहीं और जाना ना पड़े। इसी प्रकार से भाग 5 में बात करें तो भाग 5 के अंतर्गत जो है संघ के शासन की बात की गई है ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विभिन्न प्रकार के, इस प्रकार के जो संघ के शासन के अंतर्गत जो अंग है उनकी बात की गई है भाग 5 के अंतर्गत। ऐसे ही अलग भाग 2 में जो है नागरिकता की बात की गई है। तो यानी कि चीजों को आसान बनाने के लिए, एक फ्लो में लाने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के भाग बनाए गए हैं और एक भाग के अंतर्गत उसी प्रकार की चीजों को डाल दिया गया है, संकलित कर दिया गया है। ठीक है, फिर उन भागों को, जो भाग बहुत बड़े बड़े हैं, उनको अध्याय में बांट दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें भाग 5 काफी बड़ा है ना। इसमें संघ के शासन की बात की गई है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इस प्रकार से बहुत बड़ा विस्तृत जो है बांट दिया गया है। फिर संसद, संसद की शक्तियां, ये सब चीजें बांट दी गई है। तो उनको थोड़ा और ज्यादा इजी बनाने के लिए, थोड़ा समझने लायक बनाने के लिए उसको अध्यायों में बांट दिया गया है। फिर अध्यायों को अनुच्छेद में बांटा गया है, अनुच्छेदों को खंड में और फिर उपखंड में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें संविधान का भाग की तो हमने बात की, अनुच्छेदों की बात की। ठीक है, खंड का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 19 अगर हम पढ़ें तो आर्टिकल 19 में अब इसको क्या बोलेंगे हम? अनुच्छेद 19
खंड एक यानी क्लॉज 1, ठीक है, ये क्या है, खंड यानी क्लॉज, ठीक है। फिर हम जब बात करते हैं उसी के अंतर्गत हमको 6 और प्रावधान मिलते हैं, अनुच्छेद 19 एक ए बी सी डी इस तरीके से, तो इसको क्या बोलेंगे, सब क्लॉज, ठीक है, उप खंड, इसको क्या बोलेंगे, उपखंड, ठीक है, सब क्लॉज। तो ये हुआ अनुच्छेद 19 का क्लॉज एक, सब क्लॉज ए, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 का क्लॉज एक, सब क्लॉज बी, ठीक है, हिंदी में उपखंड बोलते हैं, इंग्लिश में सब क्लॉज। तो इस तरीके से क्या है, इसको और ज्यादा आसान बनाने के लिए, बांटने के लिए क्या है, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, 19 का ही खंड है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्वतंत्र आर्टिकल की, यानी कि अपने आप में स्वतंत्र है, जैसे हम बात करें 14 हो गया, 14 अपने आप में स्वतंत्र है, यानी कि इसके भी सब क्लॉज है, लेकिन अभी सिर्फ हम आर्टिकल की बात करें, सब क्लॉज और क्लॉज की बात नहीं कर रहे। 15 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, 17 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप जब देखते हुए 21 और एक आर्टिकल है हमारे पास 21A, ठीक है, 21A आर्टिकल आपने जरूर पढ़ा होगा, यहाँ पे शिक्षा के अधिकार को जीवन का अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है ना। तो जब हम बात करते हैं इस तरीके से, जो आर्टिकल लिखा होता है जिसमें कोई ब्रैकेट नहीं है लेकिन 21A है, ठीक है, इस प्रकार के कुछ और अन्य आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में, तो इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र, यानी कि ये 21 का, भले ही 21 का भाग हमें दिखाई देता है लेकिन ये अपने आप में एक स्वतंत्र आर्टिकल है, ठीक है। जैसे हमने बात की 14, अगर हम बात करें 15 की, 15 के एक है, 15 क्लॉज 2 है, 15 क्लॉज 3 है, इस तरीके से 15 3 5 तक है ना। तो ये तो 15 का ही पार्ट है, 15 का क्लॉज 1 15, लेकिन ये जब हम बात करते हैं जो 21 का पार्ट ना होकर बच्चा अपने आप में एक स्वतंत्र आर्टिकल है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ब्रैकेट नहीं लगाया गया। जिसमें ब्रैकेट लगाया गया उसका मतलब वो उसी का हिस्सा है, जैसे ये 15 का ही हिस्सा है, ये 15 का हिस्सा है, ये 15 का हिस्सा है। इसी प्रकार से 19 की बात करें तो 19 एक है, फिर ये 19 सभी 19 के ही हिस्से हैं, ठीक है, 19 के हिस्से हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट में चल रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो जो ब्रैकेट में नहीं है वो अपने आप में एक स्वतंत्र आर्टिकल होता है, ठीक है। जितना आपको समझ में आया होगा इसमें ये क्या है, स्वतंत्र आर्टिकल, और कौन किसका हिस्सा है वो भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि संविधान में भाग है, भाग के बाद अध्याय, अनुच्छेद, खंड और उपखंड, ताकि चीजों को एक जगह संकलित किया जा सके, ठीक है। हमने देखा अध्याय, संघ के शासन का जो भाग 5 है उसको अन्य अध्यायों में बांटा गया है ना, अन्य अध्याय में बांटा गया है, जिसमें पहला अध्याय जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात करता है। इस प्रकार से अनेक इसमें अध्याय दिखाई देते हैं हमें, क्योंकि ये काफी बड़ा भाग है, ठीक है। तो ताकि चीजों को तोड़ा जा सके, चीजों को आसानी से फ्रेमवर्क किया जा सके, इस प्रकार से हम देखते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारे पास अनुसूची, अनुसूची जिसको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल्स, राइट। तो अनुसूचियां क्या होती है, अनुसूची बेसिकली क्या है, संविधान के अंत में पाई जाती है, संविधान के अंत में, संविधान के अंत में एक ऐसे कुछ चीजें दी गई हैं जिनको विषयों की सूची है, क्या है, विषयों की सूची है, ठीक है, जो है तो संविधान के ही अनुभाग में, लेकिन संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करते हैं, संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या का काम करते हैं कौन है, अनुसूची। जैसे अगर हम बात करें कि भारत, जैसे इंडिया अर्थात भारत, ये क्या है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत, यानी कि भारत कौन होगा या इंडिया क्या होगा, उसमें किसकी बात की गई, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ये कहा गया है। अब भारत के अंतर्गत क्या क्या आएगा, कौन कौन से भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसका विस्तार अनुच्छेद 1 में ना देकर जो है अनुसूची किसमें दी गई है, अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, ठीक है, पहली अनुसूची के अंतर्गत।
पहली अनुसूची के अंतर्गत इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, कौन कौन से राज्य आएंगे। ठीक है, इसका विस्तार अनुच्छेद 1 में नहीं किया गया, लेकिन इसका विस्तार कहाँ पे किया गया, पहली अनुसूची के अंतर्गत किया गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, शेड्यूल्स बोलते हैं। शेड्यूल क्या है, बेसिकली प्रावधानों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, अनुसूची, ताकि जो संविधान के प्रावधानों के भीतर कुछ इतना ज्यादा खिचड़ी ना पक जाए, इतनी ज्यादा जो है अराजकता ना हो जाए कि उसको पढ़ने में ना ही समझने में ना आए। ठीक है, तो इसी के लिए क्या है, इन चीजों को थोड़ा विस्तार देने के लिए अनुसूचियों का निर्माण किया गया। ठीक है, उनमें भी समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, जैसे हाल ही में जम्मू कश्मीर का दर्जा बदल गया। ठीक है, लद्दाख का दर्जा बदल गया, तो उसको अनुसूची में भी बदलाव होते हैं। ठीक है, अनुसूची में समय समय पर बदलाव होते हैं, जिस प्रकार से प्रावधानों में बदलाव होते हैं। तो ठीक है, तो अनुसूची क्या है, बेसिकली जो प्रावधान है उन्हीं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, ताकि जो प्रावधानों यानी कि आर्टिकल्स के अंतर्गत इतनी ज्यादा अराजकता न फैले। ठीक है, उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए अनुसूचियों का निर्माण किया गया। तो अनुसूची 1 के अंतर्गत भारत और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जैसे ही अनुच्छेद दूसरी अनुसूची जो है, ठीक है, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के जो संवैधानिक पद हैं उनका वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई कि उनका वेतन क्या होगा, ठीक है, कैसे निर्धारित होगा, उन सभी चीजों के बारे में चर्चा की गई है विस्तार से। ऐसे ही तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ की बात की गई है। विभिन्न संवैधानिक पदों की शपथ क्या होगी, किस प्रकार से वो फ्रेमवर्क होगी। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची में शपथों की बात की गई है। तो इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की अनुसूचियां हमारे संविधान में मिलती है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें कि अनुसूची 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, तो हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में कुल दी गई हैं। ठीक है, तो टोटल संविधान में कितनी अनुसूचियां हमारे वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां। ठीक है, तो यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, लागू हुआ था, उस समय 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान समय में टोटल 12 अनुसूचियां हो चुकी है, यानी कि 4 और ऐड हो चुकी है। ठीक है, इसी प्रकार से 4, 5, 6, 7, अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करें तो भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो उनकी बात करता है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब राजभाषा। ठीक है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में दोनों में क्या अंतर होता है, राष्ट्रभाषा भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रभाषा का मतलब है, जैसे जर्मनी की राष्ट्रभाषा क्या है, जर्मन है। ठीक है, फ्रांस की फ्रेंच है, लेकिन भारत की कोई अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा का मतलब हो गया जिसमें ऑफिशियल काम होंगे, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और कुछ और लैंग्वेजेस को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अनुसूची 11, ठीक है, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या कहा गया है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में, पंचायती राज के बारे में जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। और ऐसे ही अनुसूची 12 के अंतर्गत जो है म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाओं की जो है क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उनकी शक्तियां क्या होगी, उसके बारे में बताया गया। तो इसी प्रकार से टोटल 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में दी गई है। ठीक है, पहले में हमने देखा क्या किया गया है, पहले में भारत उसके राज्य क्षेत्र, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ के बारे में, चौथे में जो है राज्यसभा और के जो एमपी है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्य स्तर पर और संघ स्तर पर, उनके बारे में बताया गया है ना। आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से जो है अनेक 12 अनुसूचियों के अंतर्गत अलग अलग चीजों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुसूचियों की बात की हमने, भागों की बात की। ठीक है, मूल संविधान में क्या था, वर्तमान समय में क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम आगे बात करते हैं संविधान के संविधान का परिचय या वर्णन हम कहें। ठीक है, संविधान का परिचय का क्या मतलब है, अभी तक हमने संविधान के फ्रेमवर्क कैसा है, यानी कि उसको अगर हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो कैसे कैसे बटा हुआ है भाग। ठीक है, इस तरीके से खंड उपखंड इस तरीके से बटा हुआ है।
ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं संविधान के परिचय, संविधान का वर्णन। ठीक है, संविधान के वर्णन के बारे में जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के दर्शन के बारे में। दर्शन का क्या मतलब होता है? दर्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि संविधान को मोटे तौर पर किन किन पॉइंट्स से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो हम व्यक्ति को पूरा डिस्क्राइब न करके उसकी कुछ पर्सनैलिटी के कुछ तत्व बताते हैं, जैसे कि व्यक्ति ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ठीक है, और कर्मठ है ना, और डिटर्मिनिस्टिक है। तो हम उसको क्या बता रहे, एक तरीके से हम पूरे व्यक्ति को डिस्क्राइब ना करके उसके कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, ताकि सामने वाले को मोटा मोटा अंदाजा लग जाए कि व्यक्ति कैसा है और उसके साथ कैसे डील करनी है। ठीक है, डिसिप्लिन है, तो ये क्या है, इसका दर्शन हो गया। ऐसे ही हम किसी बात करें, जैसे शादी का कार्ड हो गया, ठीक है, उसमें क्या है, एक परिचय दे दिया जाता है, उसको पूरा डिस्क्रिप्शन ना देकर छोटा मोटा एक तरीके से पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, उसी को क्या होता है, दर्शन कर दिया जाता है। ऐसे बुक के अगर हम इंडेक्स की बात करें, किताब का जब हम पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, इंडेक्स पढ़ते हैं, तो उसमें देख समझ जाते हैं कि बुक कैसे होने वाली है, किस चीज के बारे में होने वाली है ना। उसी प्रकार से संविधान का भी अपना एक दर्शन है, जिसको पढ़कर हम समझ जाते हैं कि संविधान में क्या कहा जाने वाला है, या क्या किस चीज के बारे में प्रावधान शामिल है। तो दर्शन का सिंपल सा मतलब है कि कुछ ऐसे प्रावधान शामिल है जिसके द्वारा संविधान के निर्माताओं ने भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में अपना जो है स्वप्न देखा था, उसके बारे में चर्चा की थी संविधान सभा में। ठीक है, तो इसको चार भागों में, चार भाग जब हम दर्शन का बात करते हैं, संविधान की एक तो हम प्रस्तावना की बात करते हैं। ठीक है, जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हमें साफ तौर पर संविधान का दर्शन पता चलता है कि संविधान के अंतर्गत क्या बात की गई है। अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे इस प्रस्तावना को, ठीक है, प्रियम्बल को। दूसरा हमारे पास है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार एक ऐसा हिस्सा है जिसको संविधान के दर्शन के बारे में बताता है, मौलिक अधिकार। ठीक है, अगला हमारे पास है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, अगर आप राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी पढ़े तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि संविधान निर्माताओं के द्वारा क्या क्या अपेक्षाएं की गई थी सरकार से कि वह भविष्य में क्या क्या प्रयास करेंगी। चाहे बात करें कि महिलाओं के जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, और महिलाओं पुरुष के बीच, और सामाजिक असमानता को, आर्थिक असमानता को कम करना, सामाजिक असमानता को कम करना, और बात करें कि जैसे कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के प्रयास करना, ठीक है, दुधारू पशुओं की सुरक्षा करना, उनकी हत्या न करना, इस प्रकार के अनेक प्रावधान डीपीएसपी के अंतर्गत किए गए हैं, राइट। और पंचायतों का गठन करना, तो ये सभी क्या थे, निर्देश थे, राज्यों को निर्देश थे संविधान सभा के द्वारा कि वे इन चीजों को लागू करेंगे। तो ये उनका दर्शन है, यानी कि इसके द्वारा ये अपेक्षाएं पूरी करने का प्रयास करेगी सरकार। ठीक है, जैसे मौलिक कर्तव्य क्या है कि नागरिकों से कुछ अपेक्षा की गई है कि आप जो है कुछ इस तरीके से, जैसे कि हम बात करें राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना, देश में जो है अनेक प्रकार के जो जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, प्रतीक है, उनका सम्मान करना, तो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत इसकी बात की गई है। ठीक है, संविधान का लगभग 1/3 हिस्सा जो है संविधान के दर्शन से संबंधित है। दर्शन का सिंपल सा मतलब है कि जब आप प्रस्तावना पढ़े तो आपको मोटे तौर पर अंदाजा हो जाए कि संविधान किस चीज के बारे में बात कर रहा है। मौलिक अधिकार जब पढ़े तो संविधान आपको समझ में आ जाए कि न्याय की बात कर रहा है, ठीक है, समानता की बात कर रहा है हमारा संविधान, ठीक है, अस्पृश्यता के अंत की बात कर रहा है, और धार्मिक सुरक्षा की बात कर रहा है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात कर रहा है। तो ये क्या है, ये प्रावधान जब आप पढ़ते हैं तो आपको मोटे तौर पर अंदाजा हो जाता है कि जो हमारे जो 470 450 आर्टिकल जो हमारे संविधान में है वो किस चीज से संबंधित होने वाले हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, संविधान का दर्शन इनको बोला जाता है, जो आपको मोटे तौर पर इनको पढ़ने पर समझ में आ जाता है। इसे क्या बोला जाता है, संविधान का दर्शन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एक उदाहरण के तौर पर, जैसे यूपीएससी का आप सिलेबस देखें तो यूपीएससी का सिलेबस पढ़ने से आपको ये समझ में आ जाता है कि यूपीएससी किस चीज की डिमांड कर रहा है, एग्जाम किस तरीके का होने वाला है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, ये भी दर्शन का ही स्वरूप है। ठीक है, मोटे तौर पर आपको अंदाजा हो जाता है कि क्या क्या पूछने वाला है। ठीक है, ये तो हमने देखा संविधान का दर्शन।
ठीक है, संविधान के दर्शन के बारे में क्या क्या चीजें होती है। अगला संविधान के परिचय से संबंधित है सरकार। ठीक है, तो सरकार का मतलब हो गया शासन चलाने वाली संस्था। ठीक है, सरकार का क्या मतलब हो गया, ऐसी संस्था। ऐसी संस्था, संस्था का मतलब मैं दोबारा बता दूं, संस्था का मतलब सिर्फ कोई बिल्डिंग या कोई ऐसा बैंक वगैरह नहीं होता। संस्था का मतलब भी ये भी होता है कि लोग आपस में जहां पर कनेक्ट हैं उसको हम एक संस्था, इंस्टीट्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन बोल देते हैं, शासन चलाने वाली संस्था। तो सरकार क्या है, बेसिकली बहुत सारे जो हमने अपने प्रतिनिधि चुने हैं वो, उनकी एक विचारधारा होती है और वो क्या करते हैं, शासन का संचालन करते हैं। तो सरकार का मतलब ही यही है कि शासन का संचालन करना, जिनका लक्ष्य है कि जो प्रतिनिधि हमने चुने हैं लोगों के द्वारा, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना और देश को विकास की ओर अग्रसर करना। ठीक है, तो सरकार की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि भारत में जो सरकार का स्वरूप कैसा है, विकेंद्रीकृत है। विकेंद्रीकृत का मतलब हो गया डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्ति है वो एक के हाथ में ना होकर अलग अलग हाथों में दी गई है, अलग अलग संस्थाओं के पास दी गई है और वे सभी संस्थाएं अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर जो है एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करती रहती है, एक दूसरे को बैलेंस करती है ना। तो भारत में जो सरकार है वो 3 स्वरूपों में है, जैसे विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। ये तो आपने काफी बार पढ़ा भी होगा कि 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में विकेंद्रीकृत किया गया है। विधायिका ऐसी संस्था है जिसका काम क्या है, कानून का निर्माण करना, कानून बनाना, लॉ फॉर्मेशन, राइट। कार्यपालिका का काम क्या है, जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू करवाना जमीनी स्तर पर और उनका देखरेख करना, उनका संचालन करना। और न्यायपालिका का काम क्या है, न्याय दिलाना और विवादों का निपटारा करना, विवादों का निपटारा। ये किसका काम है, न्यायपालिका का। तो इस तरीके से जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार क्या है, शासन चलाने वाली संस्था है और उसका विकेंद्रीकरण स्वरूप भारत में दिखाई देता है। विधायिका जिसका काम है कानून बनाना, कार्यपालिका है जो कानून विधायिका के द्वारा बनाए गए हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करना, और न्यायपालिका का काम है कि विभिन्न प्रकार के विवादों का बंटवारा करना, निपटारा करना। ठीक है, निपटारा मतलब उसको समाप्त करना। ठीक है, जैसे विभिन्न प्रकार के विवाद कौन से उत्पन्न होते हैं, जैसे केंद्र और राज्यों के मध्य विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं, राज्यों और राज्यों के मध्य उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जब विभिन्न कानून जब इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो उस दौरान जो विवाद उत्पन्न होते हैं, तो ये काम उसको सॉल्व आउट करना किसका काम है, न्यायपालिका का काम है। ठीक है, तो विधायिका की जब हम बात करते हैं तो विधायिका को आगे जो है 2 स्तरों पर बांटा जाता है ना। विधायिका, विधायिका कह लीजिए या संसद कह लीजिए। ठीक है, तो इसको अगर हम जब केंद्र स्तर की बात कर रहे हैं कि अभी हम राज्य स्तर पर भी समान संरचना होती है, लेकिन अभी हम केंद्र स्तर पर बात कर रहे हैं, तो विधायिका जो है एक तो होती है लोकसभा, ठीक है, दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस तरीके से जो है विधायिका हमारे काम करती है कि जो लोकसभा में जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल, ठीक है, और राज्यसभा में भी जो होता है सांसद, इनको भी सांसद ही बोलते हैं, है ना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो लोकसभा होती है उसमें क्या होते हैं, जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो लोकसभा में एक मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं और वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, है ना, ये तो हमने पढ़ा है। और इनका एक अध्यक्ष यानी कि इनका एक लीडर होता है जिसको प्रधानमंत्री बोला जाता है, और प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरे अच्छे से कि राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रधान है, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन है, शक्ति का वास्तविक व्यवहारिक उपयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो विधायिका को 2 भागों में बांटा जाता है, लोकसभा और
राज्यसभा। वैसे ही राज्य स्तर की बात करें, प्रांत स्तर की बात करें तो विधानमंडल होता है ना। वैसे ही संघ यानी केंद्र के स्तर पर उसको विधायिका बोला जाता है। ठीक है, आगे हम देखें तो कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका भी हमारी दो तरीके की कार्यपालिका में हम विभाजित करते हैं। एक तो होता है अस्थायी कार्यपालिका, दूसरा है हमारे पास स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, अस्थायी का मतलब हो गया जिसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक है, कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक है, अस्थायी कार्यपालिका जिसका कार्यकाल स्थायी होता है या निश्चित होता है। ठीक है, स्थायी कार्यपालिका इसको कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर, अस्थायी का मतलब हो गया जैसे मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद के अंतर्गत जो मंत्री है वो यानी कि जो हम कहे प्रतिनिधि है वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और जब तक वह लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी है, लोकसभा में उनका विश्वास बना हुआ है, लोकसभा का उनमें विश्वास बना हुआ है, तब तक वो अपनी सेवाएं जारी रखते हैं। ठीक है, और एक समय अवधि जब ऐसा आता है कि उनका विश्वास मत खो गया या फिर चुनाव दोबारा किए जा रहे हैं तो वो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, अस्थायी। जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब क्या है, अस्थायी है, यानी कि इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। वो 1 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, दोबारा चुनाव करके आ गए तो अगले 5 साल के लिए दोबारा भी बढ़ सकता है, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, जो भी, ऐसा कोई फिक्स कार्यकाल उसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको क्या बोला था, अस्थायी। ठीक है, वैसे ही स्थायी कार्यपालिका जैसे कि नौकरशाही। ठीक है, नौकरशाही, नौकरशाही का मतलब हो गया जो कि वास्तविक तौर पर अगर हम देखें तो शासन का संचालन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आईएएस, आईपीएस, इस प्रकार के अनेक अधिकारी जो हैं, ठीक है, उन सभी को बोलता है स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, जब चाहे हम जब पुलिस हो या फिर इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं उसको क्या बोलता है, स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, ये भले ही खत्म हो जाए लेकिन ये अपनी सेवाएं जारी रखते हैं। नई सरकार आ गई लेकिन ये जारी रहते हैं और ये जब तक बने रहते हैं जब तक इनकी रिटायरमेंट की एज ना हो जाए या इन्होंने कुछ ऐसा ना कर दिया जो कि संविधान के आदर्शों के अनुरूप नहीं है, उनसे विपरीत जाता, तब तक ये अपनी सेवाओं में बने रहते हैं। ठीक है, तो अस्थायी का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अस्थायी को यानी कि सरकार जब बदल जाती है या इनका विश्वास खत्म हो जाता है तो इसको अस्थायी बोलते हैं। ठीक है, ये कभी भी गिर सकती है। जैसे अगर हम देखें होगा कि 1980 के बाद जो है अनेक प्रकार की जो है गठबंधन की सरकार आई, कोई 1 साल चल रही है, कोई 6 महीने, कोई 3 साल, तो उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन स्थायी में क्या है, निश्चित कार्यकाल होता है। ठीक है, रिटायरमेंट की एज तक काम करते हैं। ठीक है, और इनको फर्क नहीं पड़ता कि सरकार आ रही है जा रही है, लेकिन ये संविधान के अनुरूप अपना कार्य जारी रखते हैं। ठीक है, और संविधान की अनुरूप जो है अपनी सेवाएं जारी रखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलता है, कार्यपालिका अस्थायी है या स्थायी है। ठीक है, और न्यायपालिका की बात करें तो भारत में क्या है, भारत की न्यायपालिका की बात करें तो सबसे बड़ा उच्च स्तर पर क्या आती है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। फिर उसके बाद जो है राज्य स्तरों पर अपने अपने न्यायालय होते हैं जिसको हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय बोला जाता है। ठीक है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, लेकिन पूरे देश का सुप्रीम कोर्ट हमारा एक ही है ना। और फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, जिला न्यायालय। ठीक है, और उसके बाद और भी अन्य तरीके के न्यायालय होते हैं जो कि अन्य प्रकार के जो निश्चय एक ही प्रकार के जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व आउट करते हैं, ताकि जो है इनके पास मुद्दों की भरमार ना हो जाए, इसके लिए अन्य प्रकार के न्यायालयों का गठन किया जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का अगर हम ये शॉर्ट में समझा भी, एक एक करके हम पूरे डिटेल में हर चीज को समझेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा ना करके। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा कि ये संविधान है उसका फ्रेमवर्क कैसा है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है ये हमने समझा। विभिन्न प्रकार के जो ये सरकार का विकेंद्रीकरण स्वरूप कैसा है भारत में, इसको समझा, ठीक है। और इसके अंतर्गत हमने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को समझा हमने, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम समझेंगे बहुमत के बारे में, ठीक है। ये अभी तक हम बिल्कुल बेसिक सी चीजें चल रहे हैं, अभी हमने कोई पर्टिकुलर सेक्शन की शुरुआत नहीं की है। जैसे हम बाद में शुरुआत करेंगे मौलिक अधिकारों की या फिर भाग 5 की, ठीक है, संघीय कार्यपालिका की। तो अभी हम सिर्फ बेसिक चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आगे चलकर जो है हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद करेंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।